नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद हुकूमत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में यह बता दिया कि अब कलअदम तहरीक लब्बैक से दहशतगर्द जमात के तौर पर निपटा जाएगा और साथ में यह भी ऐलान कर दिया कि पंजाब में 60 रोज के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई है। कल वज़ीर दाखिला ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। इसी मामले पर नाज़रीन गुज़िश्ता रोज विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, वो भी सुनिए। फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, लेकिन नाज़रीन इस मामले पर मुख्तलिफ मौक़े पर जो हुकूमती वज़रा हैं उनके मुख्तलिफ बयानात आते रहे, जिसमें हमने देखा कि ये इंतहाई जो अहम और सेंसिटिव इशू था उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आ गई। शेख रशीद साहब इसी मामले पर 2 रोज़ पहले क्या कह रहे थे, वो भी सुन लीजिए। अब नाज़रीन, हुकूमत और TLP के दरमियान बहुत सारे मुआहदे इससे पहले भी हो चुके हैं। पहला मुआहदा 27 नवंबर 2017 को लीगी हुकूमत के दौर में हुआ और इसके बाद इसी हुकूमत के दौर में 3 मुआहदे भी हो चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि हर कुछ अरसे के बाद ये मामला फिर से सर उठाने लगा है। अब की बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये जो कलअदम TLP है इसे सख्ती से निमटने की बात की गई है और ये कहा गया है कि किसी सूरत रियासत की जो रिट है वो चैलेंज नहीं होने दी जाएगी। तो सवाल ये है कि अब क्या ये जो मामला है मुस्तकिल तौर पर हल होने जा रहा है, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फिर से जो कलअदम TLP है उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। खैर, सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत खाबर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया खाबर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमत का बड़ा उसूली मौक़िफ़ इस पर सामने आया कि यह अस्करी तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है और इसे दहशतगर्द तंजीम की तरह ही निपटा जाएगा। लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमने देखा कि इस मामले पर हुकूमती और रियासती सतह पर कुछ हमें कंफ्यूजन नजर आई। मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात होंगे, मुआहदे किए गए, फिर मुआहदे वापस भी लिए जाते रहे। सर, अब ये जो फैसला किया गया है, क्या ये हतमी फैसला है रियासती सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी उसूली फैसला है कि अब ये जो फैसला किया गया है इसी पर ही हम कायम रहेंगे? जी शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पिछले कुछ रोज़ में जो हुआ उससे एक बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हुकूमत ने ये कोशिश की कि इस मसले को डायलॉग के ज़रिए बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से अमन के तरीके से इस मसले को हल किया जाए और नौबत यहाँ तक ना पहुँचे। लेकिन कल जो सूरत हाल देखने में आई, जिसमें हमारे 4 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया, 250 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, उससे ज़ाहिर है कि सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। और इस वक्त रियासत के लिए अव्वलीन प्रायोरिटी, अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि हमने अवाम के जानो माल की हिफाजत करनी है, हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान नहीं होने देना और हमने रेट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करनी है। डायलॉग की जो आप बात कर रही हैं, देखिए, इस रियासत के दरवाज़े डायलॉग के लिए, अपने शहरियों के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए और खुले रहते हैं और आज भी खुले हैं। लेकिन डायलॉग जो होता है वो 2 साइडेड होता है, डायलॉग कभी एक साइड से नहीं होता। और डायलॉग के लिए एक बड़ी ये क्लियर बात है कि हमारी मुजाहिरीन से ये दरख्वास्त थी कि जी आप वापस चले जाएं, आप रास्ते ना ब्लॉक करें, उसके बाद बातचीत होगी। लगता नहीं कि वो मुज़ाकरात में कुछ ज़्यादा संजीदा थे और इसीलिए नौबत आज इस नहज पे आ पहुंची। सर, अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें इसकी अभी रीसेंट अपडेट्स क्या हैं? क्या कोई ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मुज़ाकरात के रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन जो इस वक्त पहली प्रायोरिटी है वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स करने की है। बातचीत तो कई लेवल पे हमेशा जारी रहती है, लेकिन इस वक्त कोई काबिल ज़िक्र मुज़ाकरात ऐसे नहीं है कि उसको हम आवाम के सामने लाएं और पेश करें। इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमने स्टेट की रेट इस्टेब्लिश करनी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्योंकि कल आपके सामने जो तोड़ फोड़ हुई है, जो लोगों को शहीद किया गया है, जिस तरह से ये मतलब इंतशार पसंदी फैलाई गई है, इन तरीक़ों से ना सोसाइटीज़ चलती हैं, ना मुआशरे चलते हैं, ना हुकूमत
कि रिट कायम रहती है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क ये सूरत हाल अफोर्ड कर सकता है। एहतिशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है कल बड़ा एक उसूली मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से सामने आया कि दहशतगर्द तंजीम है, अस्करी तंजीम है और इसी तरीके से इसके साथ निपटा जाएगा। आज फिर मुज़ाकरात की खबरें सामने आ रही हैं और फिर जो बैक टू बैक बयानात आते रहे वज़रा के, उसने मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा की। शेख रशीद साहब 2 रोज़ पहले कुछ और बात कर रहे थे, फिर कल ही फैसल वाउडा साहब कह रहे थे जो मुआहिदा हुआ जिस पर लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो कहते हैं इस मुआहिदे का तो वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं था, हालांकि उन्हीं के वफाकी वज़रा की जानिब से वहाँ पर सिग्नेचर भी मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने इस मामले को मिस हैंडल किया? सोनिया, एक शॉर्ट कमेंट करूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि हसान साहब से मैं भी सवाल करूं। देखें, 2 चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे हैं। पहली तो बात जो है मेरा ख्याल है इस पे सारी कौम एग्रीड है, वो ये है कि 96% लोग यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का नाम है। यहाँ शरीयत के ख़िलाफ़ कोई लॉ बन नहीं सकता, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में किसी को जुर्रत नहीं हो सकती, कोई बात करे, जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात अहम है ये है कि जो जिस तरीके से TLP ने फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से बातें की हैं। सोनिया, मुझे याद आ रहा है हसान साहब कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सफ़ीर लोग आया करते थे तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया करते थे, उनको बड़ी सिक्योरिटी दिया करते थे। वो कहा करते थे कि ये इनसे जब हम बातचीत करेंगे ये अपना पैगाम अच्छा लेके जाएंगे अपने मुल्कों में, दीन का, हमारे मज़हब का इन पर अच्छा असर पड़ेगा। तो लिहाजा ये सफ़ीरों को निकालना वो भी आजकल के मॉडर्न दौर में ये लोगों को समझ आनी चाहिए बात कि भी दुनिया जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज है, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस पे बेताशा मुसीबतें और मुश्किलात आज ख़ास तौर पे आई हैं, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंज इतने बढ़ गए हैं, उन लोगों को खटकता है पाकिस्तान हर लिहाज से। अब इस सारे मामले को देख के ये कहना चाहिए, जो मेरा ख्याल है आज बात हुई है सब जगहों पे, वो बड़ी अहम है कि जी मिसाक़ जमहूरियत के साथ साथ मिसाक़ सालिमियत भी होनी चाहिए। मोहित यूसुफ साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की। हसान साहब, बड़ा अहम सवाल है, आपने 2-3 बातें बड़ी अहम की हैं। अब देखें, माज़रत के साथ मुझे नहीं लगता कि जब आप रिट की बात कर रहे हो तो आप मुज़ाकरात भी कर रहे हो। ठीक है, मुज़ाकरात अपने लोगों से करने चाहिए। अब परसों की मीटिंग के बाद और फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू के बाद एक बड़ा क्लियर कट मैसेज चला गया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये LTP जो है जी तहरीक लबैक जो है, इसके बारे में लोगों ने जो रवैया पहले रखा था अब वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं होगी। फैसला कर लिया गया रियासत की तरफ से कि जिस तरह ये टेक ऑन कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती अदारों को, ये किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी एक दिन गुजरा नहीं है, अभी रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं, एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया और लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। जिन लोगों से भी बात हुई जो समझते हैं कि जी मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हो, जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा रियासत उससे सख्ती से निपटेगी। लेकिन एकदम ही बातचीत का दरवाज़ा फिर खोल दिया गया। तो मेरा सवाल आपसे है कि जी रिट और मुज़ाकरात कहाँ चलेंगे? और फिर हसान साहब, जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते करते पोजीशन ऑफ वीकनेस पे आ जाएंगे, फिर मेरा ख्याल है आपके आर्गूमेंट में वजन जो है ना उसमें झोल आ जाएगी। जी अच्छा एहतिशाम साहब, आपने 2-3 बड़ी अहम बातें की। पहली तो बात मैं आपकी 100% इंडोर्स करता हूँ, बल्कि उसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो अकीदत है वो तो हर मुसलमान का अकीदा है, ये तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, इसी को लेके तो हम आगे बढ़ते हैं, यही तो हमारे जीने मरने का इसमें राज है। लेकिन इस अकीदे पे किसी एक गिरोह की अजारादारी नहीं हो सकती। इस जज्बे में हर मुसलमान दूसरे से बढ़ के है, इस अजारादारी की बुनियाद पे आप तफरीक नहीं कर सकते। ये तो मेरे दिल में आपसे ज़्यादा और आपके दिल में मेरे से ज़्यादा है, ये तो ये बात है। जो दूसरी आपने बात की, मैं उस पर बहुत ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमने दोनों रास्ते नहीं खोले हुए। मैंने तो आपको ये बताया है कि कल जो हुआ है उसके ऊपर रियासत की पॉलिसी बड़ी वाज़े और दो टोक है, और वो ये है कि किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब रह गई बात डायलॉग की। मैंने आपको ये बताया है कि रियासत के दरवाजे शहरियों के लिए कभी बंद नहीं होते, लेकिन उसकी कंडीशन बड़ी क्लियर है कि लोग जो इंतशार पसंदी फैलाना चाहते हैं, अगर वो इंतशार पसंदी ना फैलाएं, वो अपना मस्जिद रहमतुल आलमीन में वापस चले जाएं, सड़कों की ब्लॉकेट छोड़ दें, जो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है, तो जाहिर है कि बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर कोई स्टेट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, वो उसके लिए हम तैयार नहीं। एक बात। इससे अगली बात यह है कि जो लोग हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की शहादत में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा, उस पर रियासत किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो ये बड़ी क्लियर बात है।
इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूजन है ये बात दुरुस्त या है कोई सर आपकी कंफ्यूजन कि- होनी चाहिए। एक चीज़ हसान साहब बताइएगा, ठीक है आपने कहा कि जी ठीक है मुज़ाकरात किए जा सकते हैं कोई जब तक, लेकिन मुज़ाकरात की भी कोई तरीक़ाकार होता है ना जी, कि अब अगर जिस तरह आपने कहा कि मस्जिद रहमतुल आलमीन में चले जाएं, वो तो नहीं गए, गुजरांवाला से मुसलसल वो आगे आना शुरू हो गए हैं। रास्ते में आप देख लें रुकावटें भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, कन्फ्रंट भी कर रहे हैं। उन्हें तो लगता है कि रेंजर्स हो कुछ भी हो, उन्हें तो कोई डर ही नहीं है। कल की बात को उन्होंने किसी खाते में नहीं डाला। जिस तरीके से आप देख लें पुलिस और हमारे अदारे परेशान हुए हैं और जिस तरीके से एकदम वीकनेस की वजह से बातचीत शुरू की है, उनके तो हौसले बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है जो आम तासुर था हसान साहब, कल और आज अखबारात में भी एडिटोरियल में देखें, उन्होंने बड़ी तारीफ की हुकूमत की, भाई अनब इस अनब, अब कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन आज ये आप देख लें, या तो मुज़ाकरात करें ना और चले जाते वापस, फिर बातचीत हो सकती थी। वो बिल्कुल पुलिस वालों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, जगह जगह में भी आज भी झड़पों में वो आगे हैं, तो फिर मुज़ाकरात सर क्यों हैं? नहीं तो मैं तो श्याम साहब आप बिल्कुल वही बात करें, मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ इस बात के ऊपर कि उनका जो तौर तरीका था वो मुज़ाकरात वाला नहीं था, ना अभी तक नज़र आया है। और इसीलिए हम जो पॉलिसी ऑप्शंस लॉ इन्फोर्समेंट की हैं उस पर हम ज़्यादा, वो हमारे लिए अहम है, इसीलिए रेंजर्स को कॉल किया गया है, इसीलिए ये हदायत है। आज इजलास भी हुआ आला सतही, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर सदारत, उसके अंदर यही फ़ैसला हुआ है कि किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो तो आपने जब मुज़ाकरात का सवाल किया तो मैंने आपसे कहा कि मुज़ाकरात के दरवाज़े रियासत के कभी भी शहरियों के लिए बंद ना होने चाहिए, ना होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का एक तौर तरीका होता है। मुज़ाकरात के अंदर दोनों पार्टियां आगे आती हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, गिव एंड टेक होता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप चल के सड़कें ब्लॉक कर दें, लोगों के रास्ते बंद कर दें। 4-5 सालों से होती रही है और फिर जब मुआहदे होते हैं फिर उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर हम देखते हैं कि हर साल दोबारा ये सर उठा लेते हैं और ये दोबारा मजबूत होकर सामने आते हैं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज्यादा तनकीद ये हो रही है, आपकी ये बात दुरुस्त है कि रियासत की रेट को चैलेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन सर सवाल ये कि आप वो मुआहदे करते क्यों हैं जिन पर अमल दरामद न हो? ये अभी मेरे पास मुआहदा पड़ा हुआ जिस पर जाहिर है लिखा गया है कि फ्रांस के सफीर को 2-3 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी करके मुल्क बदर किया जाएगा, हुकूमत अपना सफीर मुल्क में तैनात नहीं करेगी। तो सर क्यों इस तरह के मुआहदे किए जाते हैं जिस पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाए आपके लिए? अच्छा देखिए बात यह है कि आपके सामने पाकिस्तान की सूरत हाल है, ठीक है, FATF की तलवार लटक रही है, ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? कभी दुनिया में ऐसे होता है? अभी एहतशाम साहब ने बताया कि हमारे मज़हब ने हमें क्या सिखाया है, हम सफ़ीरों के साथ क्या सलूक करते हैं, और किसी एक मुल्क के अंदर अगर एक फ़र्द वाहिद का काम हो तो क्या उसकी सज़ा उसके मुल्क को देते हैं? अगर कोई पाकिस्तानी दुनिया में जाकर किसी जुर्म का मुर्तकब हो तो क्या उसकी सज़ा दुनिया कहेगी कि पूरे मुल्क को देनी है? ये ऐसे नहीं होता। मुआहिदा नहीं करना चाहिए था ना सर? सवाल मेरा आपसे ये कि मुआहिदा ही ना करते। ये बातें 16 नवंबर 2020 को जब ये मुआहिदा किया गया तो उस वक्त गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए थी ना कि मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे, उस वक्त ये सोचते। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो अहम बात है वो ये नहीं है कि हम माजी के पुराने बाब खोलें और उस वक्त देखें कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं। इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है वो तो ये है कि हमने आगे बढ़ना है और आगे क्या बेहतरीन रास्ता है। और इस वक्त मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, रिट ऑफ द स्टेट इन्फोर्स करना है। माजी से सबको सीखना चाहिए, हम भी सीखते हैं, तारीख बेहतरीन उस्ताद है, लेकिन ये इस डिस्कशन का कोई एंड नहीं है क्योंकि देखिए हर बंदा दूसरे से डिसएग्री कर सकता है। देखिए मैं तो इस वक्त आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माजी से सीखना चाहिए, जो भी लेसन्स होते हैं, अगर अच्छे डिसीजन हुए हो जिससे फ़ायदा हुआ हो उनको आगे लेके जाना चाहिए, अगर ऐसे डिसीजंस हों जिनसे नुकसान हुआ हो उससे इज्तनाब करना चाहिए। एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि सर हुकूमत को जब ये मुआहिदा किया गया तो उस वक्त नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या फिर वो वैसे ही आए? देखिए सोनिया हसान ने बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने आपको जवाब दे दिया, बड़ा तरीके से जवाब दिया, बड़ा सही जवाब दिया कि जी ठीक है गलती अगर हुई है तो अब ठीक है, आप माजी में नहीं बैठ सकते, आगे जाना चाहें। देखिए सवाल ये है कि आप जिस तरीके से हसान साहब नई नई बातें सामने आ रही हैं, फैज़ल वाडा साहब का बयान चल रहा है कि जी नूरुल जो है हमारे नूरुद्दीन साहब है, हमारे नूरुल हक कादरी साहब, वो उन्होंने माहिदा किया, पता ही नहीं था उन्हें। और ख़ास तौर पे कहते हैं कि जी ये फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला तो इजाज़ शाह साहब जो पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके ज़माने में हुआ था।
चलें इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चलने की बात होती है। अब सवाल तो बड़ा अहम है जी कि अब बड़ी अच्छी बात है जिस तरीके से रेंजेस आ गई है, पंजाब गवर्नमेंट इसको बड़े बेहतर तरीके से हल कर रही है, कोशिश कर रही है, और कोशिश आज तक भी यही है। बावजूद मैंने तो ये भी देखा है कि कल इतने रियासत के हक़ में जो बयान दिए गए थे बहुत अच्छे दिए गए थे, इसके बावजूद मुझे लगता है नरम गोशा एक इस लिहाज से हमारी रियासत का भी है, हमारी हुकूमत का भी है कि हम अपने लोगों को नहीं मारना चाहते, उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहते। बार बार उनको सिग्नल और मैसेज यही दे रहे हैं कि भाई ये मत समझें कि हमारी ये कमज़ोरी आपसे बात कर रहे हैं या आपके सख्ती नहीं कर रहे। लेकिन हसन साहब वो कहते हैं ये सियासत और ये तारीख बड़ी बेरहम चीज़ है। अगर आप इस तरह के मामलात को तूल देते रहेंगे, हर आने वाले दिन जो आप उनको रियायत देते रहेंगे, तो फिर ये जत्थे जो हैं फिर ये इस पे नहीं रहेंगे, फिर और तरह के सियासी जत्थे भी आएंगे। और आप देख लें 2 दिन के बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद पिंडी चौक हो गया था, ट्रेडर जो है ना उन्हें भी लगा कि जी हमें भी धरना देना चाहिए। उन्होंने परसों बुरे तरीके से धरना दिया, पिंडी इस्लामाबाद बुरी तरीके से फंसा रहा। अब वो कह रहे हैं कि जी हम आएंगे, 30 नवंबर की डेट दी है उन्होंने ताजरों ने कि हम फिर धरना देंगे। तो मेरा सवाल आपसे है कि जी जब रियासत बातचीत शुरू करती है और ख़ास तौर पे जिस पॉइंट पे वो दयानतदारी से समझती है कि उस पर कायम रहना चाहिए, मेरा ख्याल है हसन साहब उस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। अभी देखें ताजरों का क्या प्रॉब्लम है, ताजर जो है टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत ने हर तरीके से उनको कहा। अब वो एक चिप लगने की बात हो रही है अपनी दुकानों में, सेल टैक्स कितना होता है, आपके पास कितना, वो एक पैसे के लिए भी बताना नहीं चाहते कि उनकी कमाई क्या है। वो 50,000 की शर्त आपकी और मेरे लिए है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अब जब आप इनसे बातचीत करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता, इससे पहले तीनों हुकूमतें ट्रेडर्स जो है ना उनकी बात मान के चुप करके बैठ गई थी। अब ये सियासी मसलतें जो है ना जी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, इस तरह करने से मेरा ख्याल है रिट हमारी जो है ना वो बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है हसन साहब। ठीक है, और सारे मामलात पर एहतशाम सब सियासी मसलतें जैसे आपने कहा वो आड़े आ जाती हैं। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हसन खावर साहब, एक तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हमने देखा कि लोग सड़कों पर भी हैं, इसके साथ साथ एक और अहम मसला जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर ही बात होती है, हुकूमत पर तनकीद भी होती है, वो है अवामी मसाइल, और उसमें सबसे अहम है महंगाई। ज़ाहिर है, एक तो ज़ाहिर है हुकूमत कहती है कि ये एक ग्लोबली, चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो भी एक सूरत हाल है। लेकिन सर यहाँ पर गवर्नमेंट ये भी बात करती है कि ये सब जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की भी है। पंजाब हुकूमत हमने देखा कि इंतजामी सतह पर उस तरीके से कामयाबी उसे हासिल नहीं हुई, जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, माफियाज के साथ मुकाबला। तो सर अगले कुछ अरसे में सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी? अच्छा देखिए, इसके लिए ना महंगाई के मसले को समझना पड़ेगा। अब ये 2 तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तो आवाम के लिए बात है कि आवाम के लिए क्या रिलीफ है, और एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है। पहले तो मैं आपको अवामी बात बताऊं कि हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है, महंगाई वाकई है, और इसके लिए हम 2 लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत जो है एक टारगेटेड फूड सब्सिडी प्रोग्राम लेके आ रही है ताकि हमारा जो निचला तबका है उस तक इन चीज़ों की रसाई आसान हो, सस्ती हो, उनको सपोर्ट मिले और वो इस महंगाई का बखूबी मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ ये है कि जो सूबाई हुकूमत है वो अपने एंड के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा कि चीनी की कीमत जब बढ़ी तो हमने चीनी दरामद की, उसको मार्केट में डाला और बतदरीज फिर चीनी की कीमत नीचे आई। इसी तरह जब गंदम का और आटे का मसला आया तो हमने अपनी रिलीज बढ़ाई और हमारे स्टॉक्स काफ़ी हैं। उसके अंदर कई सियासी रंग भी, अगर आप कहेंगी। जी मैंने कहा सर, चीनी की कीमत की आपने बात की, मैंने कहा 100 रुपए से ऊपर ही रही है चीनी की कीमत, कम फिर भी नहीं हुई। नहीं, चीनी की कीमत ऊपर नहीं रही। मैं आपको अब PBS का डेटा बता रहा हूँ कि जो पिछले अभी आया कुछ रोज़ पहले, उसमें पंजाब की जो औसत कीमत थी वो 92 रुपये थी। अगर कोई शख्स पूरे लाहौर के अंदर किसी महंगे इलाके के एक स्टोर की तस्वीर खींच के वहाँ पे 100 रुपया लगा दे तो ये शायद मुमकिन हो, मैं उस बात से डिनाई नहीं करता। लेकिन आप मेरे साथ चलें, और मेरे पास अब रोज़ की रिपोर्टें आ रही हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ 90 रुपये की चीनी मिल रही है, और बिल्कुल मिल रही है। और मार्केट जो प्राइसेस थी वो भी नीचे आकर तकरीबन कोई 92, 93, 94 भी थी। तो जो औसत प्राइस थी, जो औसत कीमत थी वो 92 रुपये किलो थी। चलें, ये तो आसान हो गया। गंदम के अंदर पंजाब को ठीक है। एक चीज बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को आसान इंतजार है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड का, रिलीफ पैकेज का। आपको क्या लगता है कि किस तरह का रिलीफ मिलेगा? अगरचे हुकूमत की बड़ी मुश्किलात हैं, IMF की शर्तें हैं, सब्सिडीज़, टारगेटेड सब्सिडीज़, हर बिजली, पानी, गैस, वो हर चीज़ महंगे करने पे तुले हुए हैं,
हमारे लिए भी मुश्किलात हैं, चाहे ठीक है ये बैकलॉग पिछला भी आपको फेस करना पड़ रहा है, कर्जे हों चाहे शराइत हों। मेरा सवाल आपसे कि कब तक ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ पैकेज आ जाएगा, किस हद तक आप समझते हैं कि लोगों के दुख दूर हो पाएंगे महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा श्याम साहब, इसमें थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये बताऊं, हमारा देखिए मसला पता है इस मुल्क में क्या है। हम ये चाहते हैं कि जब दुनिया में महंगाई हो तो हुकूमत सब्सिडी दे। उस सब्सिडी के पैसे देने के लिए आपने पहले टैक्स की बात की, टैक्स हम चाहते हैं देना। जब सरकारी खर्चों को कम करने की बात होती है तो हम कहते हैं कि जो लोग हमारे जो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं सरकार के, उसमें से लोगों को भी नौकरी से ना निकालें। अच्छा, जब टैक्स भी नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही तो फिर क्या करें? कर्जा लें। हम कहते हैं जी कर्जे भी ना लें, लेकिन कर्जे ले लेकर आज ये सूरत हाल आ गई है। फिर इसी तरह बिजली के ठेके हम महंगे करते हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। कैपेसिटी पेमेंट आप देंगे, रेट नहीं बढ़ाएंगे तो गर्दिशी कर्जा बढ़ जाएगा। हम कहते हैं जी गर्दिशी कर्जा भी ना बढ़े। तो ये मसले आप समझते हैं कोई जादू की छड़ी से नहीं हो सकते। अगर कल आसान बनाना है तो आज मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, अगर आज आसान बनाना है तो आने वाली नस्लों पे बोझ डालना पड़ेगा। और ये एक दिन का नतीजा नहीं है, ये पिछले 70 साल की पॉलिसियों का नतीजा, और पिछले 10 साल में जो हुआ, 15 साल में, वो हम सबके सामने है। लेकिन सर 2 साल का अरसा रह गया है, आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? अवाम की बात पे आ रहे हैं, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि इसमें एक जो पॉलिसी का सवाल है ना, कि एक दफ़ा बैठ के फैसला कर लें कि जिस रविश पे 70 साल चले आ रहे हैं कि कर्जे पे कर्जा लें, आज का दिन गुजारें, मुस्तकबिल की फिक्र ना करें। अगर ये चलते आए हैं तो चलते रहिए। फिर जो मुल्क का हाल है वो तो दुनिया के सामने, आपका मुल्क आज कहाँ आ जाएगा। आसान अब आते हैं दूसरी बात पे, रिलीफ पैकेज में जी। आसान एक चीज़ जिसके हवाले से लोग बड़ा गिला करते हैं, हुकूमत पे तनकीद होती है कि ये सारी बातें आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस, ऑयल की और कमोडिटी प्राइसेस, हम सब फंसे हुए हैं। IMF की रिपोर्ट कहती है पिछले महीने 5.4% महंगाई पूरी दुनिया में रही है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ इंटरेस्ट रेट सिफर बल्कि नेगेटिव 2.5% इंटरेस्ट रेट हैं, और जिनकी करेंसीज भी बड़ी तकड़ी है जो मालिक की, वो भी आज महंगाई की वजह से पिछे हुए हैं। हमारे लोग शायद नहीं मानते क्योंकि हमारे यहाँ मसाइल ज़्यादा हैं। एक चीज़ महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में हसन साहब लोग ये कहते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हमारे थेफ्ट, चोरी बिजली की 20 से 25% आज भी है। अगर हुकूमत कामयाब हो जाए इनको रोकने में, या जो अदारे इनसे मुंसलिक हैं, तो बड़ी हद तक हमारी बिजली के हवाले से सर्कुलर डेट आज 2 ट्रिलियन का है, इसमें कमी आ सकती है जी। अच्छा देखिए, अब आपने बड़ा स्पेसिफिक शाम साहब क्वेश्चन किया, मैं इसका जवाब दूं। पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा सा मिस नंबर है, ये थोड़ा सा गलत ख्याल है कि हमारे जो थेफ्ट है वो 20-25% है। वो बेसिकली होते हैं एग्रीगेट कमर्शियल एंड टेक्निकल लॉसेस। उसके अंदर लाइन लॉसेस भी होते हैं, कमर्शियल लॉसेस भी हैं, थेफ्ट भी हैं, नॉन रिकवरीज भी हैं, वो सारा कुछ मिला के है। अच्छा, उसका तरीका बड़ा आसान है। उसका तरीका ये है कि आप पूरी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनका चार्ट देख लें और देख लें कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ है। अब उनकी रिकवरियों के लिए आपको सूबाई हुकूमतों की मदद चाहिए, पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए, और ये चाहिए कि अपोजिशन उस पर सियासत ना करे। अब आप देख लें जाकर के सिंध की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वहाँ पे क्या हाल है, सबसे ज़्यादा है। ये तो मतलब नेपरा की रिपोर्टों की बात कर रहा हूँ, ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है या कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इस मसले को तभी निपटाना चाहिए जब ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पेज पे हो। मसला ये है कि जो कोशिश करेगा, हम तो कोशिश करते हैं, जब कोशिश करते हैं तो क्योंकि अपोजिशन को उस पर सियासत सूट करती है तो वो उस पर सियासत करते हैं। तो अगर अपोजिशन ये करती रहेगी जो कि करती आई है और पाकिस्तान की सियासी रविश यही रही है, तो फिर रोज़ का दिन हम टापेंगे, एक रोज़ टपाएंगे और अगले दिन पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म नहीं काम होते। लॉन्ग टर्म काम तभी होते हैं जब लोग सियासत की दुकान असल इश्यूज़ पे ना चमकाएं और वो बात करें जो सच है, जो हक है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, ये मसले एक तरफ से कोशिश करते रहेंगे, जो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है वो जोर लगाते रहेंगे, लेकिन जाहिर है कि सियासी रियलिटीज़ जो है वो तो सबके सामने है। हसन खावर साहब की बात दुरुस्त है कि ये तो लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा जो भी आज गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन सर एक तो आवाम को कैसे मुतमईन करेगी, क्योंकि बहुत कम अरसा रह गया है, आगे 2 साल रह गए, पहले ही महंगाई बढ़ रही है। दूसरा सर, IMF के साथ अगर मामलात में ब्रेक थ्रू आ जाता है और फिर ज़ाहिर है सऊदी अरब की इमदाद, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर को अगर देखें तो कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात
साथ हैं। देखिए रिलीफ उस सेंस में तो माजरत के साथ सोनिया, हमें मेरा ख्याल है वो जिसको कहते हैं लगी लिपटी कहे बगैर कहना चाहिए कि दुनिया के जो हालात हैं हम भी उसी तरह सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हमारी मुश्किलात कुछ इस वजह से भी हैं कि हमारे ओवरऑल मिसमैनेजमेंट है, चीज़ें अपने पराये में नहीं देखी जाती। ठीक है, अब ये हमें जो सऊदी अरब से एक ब्रीदर रिलीफ मिला है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। आप देखते हैं ₹2.5 हमारा डॉलर नीचे आ गया। लेकिन एक चीज़ जो बिजली के हवाले से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अब जो एडवाइज़र हैं शौकत तरीन साहब, 2 दफ़ा बड़े स्ट्रॉन्ग बयान दिए IMF के वो मुज़ाकरात जाने के लिए कि जी हमने IMF को बता दिया कम वक्त में बिजली किसी सूरत में जो है ना वो महंगी नहीं करेंगे। 2 दफ़ा की 139 पैसे पहले की थी, अब फिर 156 पैसे दोबारा से की गई है। तो मेरा ख्याल है ये भी देखना चाहिए कि जब आप शराइत में जकड़े गए तो आपकी कौन सी बात माननी है। पुरानी बातों में नहीं जाते कि 1 साल का डिले किया गया IMF का पैकेज की वजह से उनकी शराइत, फिर ये मानना पड़ेगा कि जी उनकी 33% कहते हैं वोटिंग राइट्स अमेरिका के ज़्यादा हैं। वो एक इसको पॉलिटिकल टूल के भी हमारे इस्तेमाल करते हैं। जो रीजन में हो रहा है हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो हमारे चैलेंजेस भी हैं। रोने का मुकाम ये है एहसान साहब कि मैं ये कहता हूँ माज़रत के साथ आज आपकी हुकूमत चली जाए, आप ओपोजिशन में होंगे, इस तरह की सिचुएशन का सामना किसी और हुकूमत को करना पड़ेगा तो आप भी यही करेंगे। इसी तरह दूसरी पार्टियां जो है ना वो यही कर रही हैं। अब यह है कि जब आप सवाल आ जाए कि जी मुल्क की सालमियत का बात हो, चैलेंजेस का कि जो हमारे कौन से हैं, तो सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक होना चाहिए। वो माज़रत के साथ होते नहीं है, नतीजातन फिर आप मैं और रियासत सफ़र करती है। मुल्क के मसाइल को लेकर तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक पेज पर होना चाहिए ताकि मुश्किल में जो मुल्क आ गया है इस सारी सूरत हाल से निकला जा सके। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हसन खाबर साहब की तरफ भी मैं जाऊंगी, लेकिन एहतशाम साहब आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में कुछ मामलात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? देखिए मुल्क के फ्रंट पे तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि जो बुनियादी तौर पे मुश्किलात हैं चीनी की, गंदम की और बाकी हवालों से। अब गंदम और चीनी एक ऐसा आइटम है जिस पे हमें देखना चाहिए कि सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारी मुश्किलात अभी पीपल्स पार्टी का रवैया देख लेना, वहाँ पहली फसल उधर से आ रही होती है, वहाँ पे गोदामों में क्या हाल होता है। शक्कर के पता नहीं कितने लाख टन जो है ना वो गंदम जो है ना वो चूहे खा गए वहाँ पे, इसलिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफा नाजायज़ कमाया जाता है और माज़े के साथ इल्ज़ाम लगता है कि हुकूमत वक्त जो है ना आंखें बंद करके बैठी है। मेरा ख्याल है इसको देखने की ज़रूरत है। और पंजाब में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं हसन साहब कि ये मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन नहीं ख़त्म हो रहा, ये आड़ती का इंस्टीट्यूशन नहीं ख़त्म हो रहा, जो हमारे लिए जो है ना बड़ी मुसीबत का बायस बनी है, जिसकी वजह से 400% कहते हैं प्रॉफिट जो है ना वो मिडल मैन ले जाता है, फार्मर को कम मिल रहा होता है, उसके बाद सफ़र करते हैं आप और मैं। तो लोग ये कहते हैं कि कोई मजिस्ट्रेट का एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, प्राइस कमेटियाँ हुआ करती थी, फिर एक हुकूमत का एक रोब दबदबा होता था। लोग कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कल से महंगाई को मैं देखूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा, अगले दिन महंगाई हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है? अच्छा देखिए, ये जो आपने बात की ना मिडल मैन की, कि मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन क्या ख़त्म हो सकता है कि नहीं। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा पहली बात कि मिडल मैन जो होते हैं, चाहे वो आड़ती हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो फड़िया एक टर्म है वो हों, ये एक वैल्यू भी ऐड करते हैं। या ये डिमांड को एग्रीगेट कर रहे होते हैं, या ये सप्लाई को एग्रीगेट कर रहे होते हैं, या ये फाइनेंसिंग दे रहे होते हैं। अब होता ये है कि ये वैल्यू तो ऐड करते हैं, लेकिन जिस तरह आपने बजा फरमाया कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रॉफिटेरिंग करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। तकरीबन 50 से 100% के करीब इन तीनों का मिला के औसत मार्जिन है, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसके 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट टर्म के मेजर है जो हम ले रहे हैं, और एक इसका लॉन्ग टर्म मेजर है। जी देखिए शॉर्ट टर्म मेजर इसका 400% का जो है ना जी फिगर शौकत तरीन साहब का मंडी में मिडल मैन है जी, बिल्कुल ऐसी हैं, ऐसी कमोडिटीज़ हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जहाँ पर ये इस तरफ भी चला जाता है, ऐसे मौके बिल्कुल आए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके 2 तरीके हैं। शॉर्ट टर्म मेजर ये है कि ये एक जगह ऐसी है जहाँ से ये कीमत निकलती है और वो मंडी है, और मंडी के अंदर हमने ऑक्शंस को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है। इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला साहब की हिदायत पे और चीफ सेक्रेटरी उसको ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, और कभी कभी कमिश्नर ख़ुद भी जाकर मंडियों में इन ऑक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि अगर वहीं से मुनासिब कीमत निकले तो उसमें कम से कम नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो। लेकिन ये इस बात का मुस्तकिल हल नहीं है। इस बात का मुस्तकिल हल ये है कि हमारी जो मार्केट के अंदर मार्केट कमेटी का सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है।
और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर हमने एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म लेके आने, हमने ज़रूरी मंडियों को रिफॉर्म करना है। हम आज भी पुराने सिस्टम्स पे चल रहे हैं, दुनिया में बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, टेक्नोलॉजी है, तो हमने इसको रिफॉर्म करना है। बात यह है कि ये पिछले 70 साल का सफ़र है जो अब हमने तय करना है। ये थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, जाहिर है कि 3 साल 5 साल 7 साल लगेंगे। जो पॉजिटिव आपके दौर में हुई है मैं जरूर ऐड करूंगा कि एग्रीकल्चर का शोबा जिससे 40% लोग हमारे दही इलाके के लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें इस दौर में बेताशा फ़ायदा हुआ है और बड़ा वाज़ेह तौर पे इसके फिगर्स हैं कि जी कहाँ कहाँ कितना कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे गन्ने की फसल है, चाहे चीनी है, चाहे गंदम है, वो किसान को बहुत रिलीफ मिल रहा है। लोग बात कर रहे हैं बड़े वाज़ेह तौर पे इस हवाले से, लेकिन क्योंकि अर्बन एरिया 60% है, यहाँ पे लोगों की ज़्यादा मुश्किलात हैं। अल्लाह करे कि कोई रिलीफ आपका इस हवाले से भी आ जाए। एग्रीकल्चर कम्युनिटी तो फार्मर की हद तक तो लोग बड़ी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं। मैं एहशाम साहब आपकी बात में इजाफा करना चाहूँगा, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन हुआ कि जी 2 साल रह गए और 3 साल। देखिए, जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये हमें समझना पड़ेगा। पहली बात कि बदतरीन माशी हालात में आई, उन हालात में IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट किया और अच्छे और दूर रस इकदाम लिए गए ताकि मईशत जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मजबूत हो। पहली चीज़, 100 साला क्राइसिस आया कोविड-19, पूरी दुनिया गवाही देती है कि जिस ऐसे तरीके से पाकिस्तान ने उस पर काबू पाया, ये दुनिया के लिए मिसाल है। तीसरी चीज़, 70 साल से हम उन्हीं हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर सरकारी हस्पतालों में पैसे डाल रहे थे। जो हमारा सिस्टम है, करप्शन, लीकेजेस, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सामने है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड मंसूबा है, ये रेवोल्यूशनरी मंसूबा है। ये आपके जो अर्बन सिटीज़न है, जो अर्बन शहरी जो आपके लोग हैं, ये उनके लिए ब्लेसिंग है कि गरीब आदमी जो जाकर सरकारी हस्पतालों में धक्के खाता था, आज वो जाकर प्राइवेट हस्पताल से इलाज करा सकेगा। चौथी चीज़, आपका एहसास प्रोग्राम है। इसके थ्रू जितनी आपने वेल्थ ट्रांसफ़र की, जितना लोगों को मदद किया कोविड में, उसके बाद मैं समझता हूँ ये भी एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। पांचवी चीज़, आपके ऊपर FATF की लटकती तलवार थी। करते करते सारे एक्शंस आपने कंप्लीट किए। ये बड़े मुश्किल रिफॉर्म्स थे, इसके लिए बड़ा पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए था। आज आके बात चीज़ों पे आ गई है। ब्लैक लिस्टिंग का खतरा टल गया है। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में 1200 रुपया जो लोगों को दिया आपने ना, इसकी तो अब सारे लोग तारीफ भी करते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से हमने बाकी इदारों के साथ मिलकर काम किया, इसमें कोई करप्शन किसी को नहीं मिली। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसके दौर से नताइज जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।